Hi everyone, welcome again on the YouTube channel of yourlegalexpert.in। आज की हमारी एक नई वीडियो हम लेके आए हैं ऑन जीएसटी एजुकेशनल सीरीज ऑन ई कॉमर्स, जिसके हम पहले दो वीडियो डाल चुके हैं और आज हम तीसरी वीडियो और ये फाइनल वीडियो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें हम एफएक्यूज डिस्कस करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उस ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे जीएसटी के क्या इम्पैक्ट है और जीएसटी में कैसे गवर्न होती है। तो आइए आज की जो हमारी पहली स्लाइड है वो है 4.1 और उसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग इन ई कॉमर्स प्रोविजन, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग इन ई कॉमर्स प्रोविजन, तो ई कॉमर्स में मैचिंग कैसे होती है। मैचिंग इन द सेंस कि ई कॉमर्स पे जो सेल हुई है और जो आपने सेल वहां पे इंफॉर्म करी है, इंफॉर्म इन द मीन्स कि जो आपने अपनी सेल्स जीएसटीआर 1 में शो करी है उसको मैच कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, डिटेल ऑफ सप्लाईज फर्निश्ड बाय एवरी ऑपरेटर इन हिज स्टेटमेंट फॉर द मंथ विल बी मैच्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज furnished by the concerned supplier in his valid return for the same month or any preceding month। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जो भी ऑपरेटर है वो अपनी स्टेटमेंट स्टेटमेंट कौन सी थी, उसकी टीसीएस स्टेटमेंट, जिसमें उसने टीसीएस डिडक्ट किया, उसके बाद उसने अपनी एक स्टेटमेंट फाइल करी कि मैंने इस पर्टिकुलर जीएसटी या इस पर्टिकुलर सप्लायर के अगेंस्ट मैंने इतना टीसीएस डिडक्ट किया और उसने मेरे ई कॉमर्स पे इतनी सेल इफेक्ट करी। और उसको मैच किससे हुआ, जो भी आपकी उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने जो रिटर्न सबमिट करी उसके साथ, where the details of output supplies declared by the operator in his statement do not match with the corresponding details declared by the supplier, the discrepancy shall be communicated to both persons। अगर वहां पे इन दोनों में कोई मिसमैच नजर आता है ऑफिसर को, तो वहां पे वो डिस्क्रिपेंसी आपको कम्युनिकेट होती है। इन दैट केस इधर यू हैव टू मेक द करेक्शन और you will reject the statement or the TCS deposited by the e-commerce. Then accordingly the TCS will, accordingly the e-commerce will take necessary actions। What will happen if the details remains unmismatched? अगर आपकी डिटेल मिसमैच रह जाती है तो उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे द अमाउंट कम्युनिकेटेड and is not rectified by the supplier in his valid return or the operator in his statement for the month in which discrepancies communicated shall be added to the output liability। तो आप उसमें क्या होगा, जो भी आपके पास कम्युनिकेशन आएगी डिपार्टमेंट की तरफ से, या तो आप उस पर एक्शन ले लेंगे कि मैंने अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस कर दी, या फिर जो भी आपके पास बोला जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इन दैट केस वो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। The supplier shall be liable to pay the tax payable in respect of such supply along with interest on the amount so added from the date such tax was due till the date of its payment। Supplier shall be liable to pay the tax। तो यहाँ पे सप्लायर भी आपका लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए। तो अगली स्लाइड है 4.2, जिसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आर देयर एनी पावर्स गिवन टू टैक्स ऑफिशियल्स अंडर द जीएसटी एक्ट टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन सप्लाई स्टॉक डिटेल्स फ्रॉम ई कॉमर्स ऑपरेटर। इट मीन्स दैट कि जीएसटी के अंदर कोई भी ऐसी पावर किसी ऑफिसर को या किसी टैक्स ऑफिशियल्स को प्रोवाइडेड है जिससे कि वो किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का स्टॉक या फिर सप्लाई को चेक कर सकता है या उसकी इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, यस एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर में इशू अ नोटिस टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कि कोई भी ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर मींस डिप्टी कमिश्नर या फिर उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर, वो नोटिस इशू कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को। किसके लिए, टू furnish such details within a period of 15 working days from the date of service of such notice। वो जो भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं उसके लिए वो ना ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक नोटिस सर्व करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या आता है, द सेलर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ मे हैव कॉमन प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस especially if their goods are stored in a shared facility operated by the ECO। This will this will result in the same additional place of business being registered by multiple suppliers। Is this allowed?
तो नॉर्मली आज आप क्या करते हैं, जब आप ई कॉमर्स पे सेल करते हैं तो ई कॉमर्स का एक शेयर्ड फैसिलिटी होती है जिसके थ्रू वो अपनी सारी सप्लाईज को सप्लाई करता है। मीन्स कि उसके थ्रू जो भी सप्लाई होगा वो आपके यहाँ से पिकअप करके अपने एक स्टोर, जो भी उसका गोडाउन होगा वो वहाँ पे उसको लेके जाएगा और वहाँ से वो आगे उसको सप्लाई करेगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली हम अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं जो ईसीओ का कोई स्टोर होता है, गोडाउन होता है। लेकिन अगर इन एनी केस अगर आप उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने जीएसटी में शो करते हैं तो वो अलाउड है या नहीं। तो क्या कहता है, यस दिस इज अलाउड। Any registered person can declare a premise as a place of business if he has requisite documents for use of the premise as his place of business, like ownership document, agreement with the owner. Many times it happens कि एक शेयर फैसिलिटी है तो शेयर फैसिलिटी में हमें एक एग्रीमेंट मिल गया या फिर हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गया जिसके थ्रू हम अपना सामान वहाँ पे रख सकते हैं। तो उसको अगर वही जगह किसी और पर्टिकुलर सप्लायर ने या किसी और जीएसटी टैक्स पेयर ने वो भी अगर ले ली है जगह, तो इन दैट केस अगर वो सेम प्लेस ऑफ बिजनेस दो जीएसटी पे जाता है और उस पे अगर वो जीएसटी अप्लाई करते हैं, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करते हैं, तो वो अलाउड है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यस दैट इज वेल अलाउड। तो यहाँ पे क्या कहता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट द यूज ऑफ अ premise by multiple persons. The registered person shall have to comply with the requirement of maintaining records as per section 35 of the CGST Act. आप किसी भी प्लेस, अगर कॉमन प्लेस पे आप लेके चलते हैं अपने आप को, सपोज मेरी एक जगह है, मेरे पास एक 100 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस है, तो मैं किसी पर्टिकुलर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मैं उनको अपनी जगह रेंट पे देता हूँ या फिर मैं उनको शेयर्ड सच लाइक को वर्किंग स्पेसेस है, मैं अगर वो प्रोवाइड करता हूँ उसके बदले में एक नॉमिनल सा रेंट चार्ज करता हूँ उनसे पर मंथ बेसिस पे। और मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरी जगह यूज़ करिए अपने ऑफिस के एड्रेस के लिए। आप यहाँ पे मीटिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर मेरे पास इतना वेल सफिशिएंट स्पेस है जिसमें मैं उनके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन कर सकता हूँ, उनको एक डेडिकेटेड स्पेस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो वेल दैट इज अलाउड। तो इसमें क्या कहते हैं, सेक्शन 35 होता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो वो कहते हैं कि आप कहीं भी रखिए अपनी जगह को, अपने आप कोई कोई भी जगह को आप यूज़ करिए, लेकिन हाँ उस जगह पे एज पर सेक्शन 35 आप अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो आपका अलाउड है। तो आइए अगली स्लाइड है हमारी 5.1, जिसमें हम क्या कहते हैं, टू ट्रैवल एजेंट्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स क्वालिफाई एज ईसीओस। जो ट्रैवल एजेंट्स हैं हमारे, लाइक एक गो आई बी है या फिर हमारे पास और जो साइट्स हैं, मेक माई ट्रिप, और उनके लिए क्या होता है कि हमारे पास कोई ट्रैवल एजेंट्स हैं वो अगर उस ईसीओ पे अपने आप को लिस्ट करके रखते हैं तो वो इट मीन्स कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। क्या वो ईसीओ माने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ईसीओस liable to deduct TCS under section 52 of the CGST Act. ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू डिजिटल, जो भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स मीन्स कि गो आई बी पे वो ट्रैवल एजेंट है, वो किसी ट्रैवल एजेंसी की सर्विस आप तक पहुंचा रहा है। तो इट मीन्स कि वो ईसीओ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई एक्स मिस्टर एक्स है जिनकी अपनी एक कार है और इधर मिस्टर ए है जो उस कार को रेंट पे लेना चाहते हैं। तो मिस्टर ए विल गो टू दैट साइट एंड विल बुक दैट कार ऑफ मिस्टर एक्स। तो इन दैट केस क्या जो हमारा ईसीओ है, वो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमारा ट्रैवल एजेंट है, वो हमारा ईसीओ माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि यस वो ईसीओ माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देयर आर ट्रांजैक्शंस इन विच टू और मोर ईसीओस आर इन्वॉल्वड, इन सच केसेस हु वुड डिडक्ट टीसीएस। यहाँ कहता है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा ईसीओस आर इन्वॉल्व। सपोज आप गुड्स सेल करते हैं, आपने एक
कपड़ा बनाया, आपने एक ट्राउजर बनाया, तो आपने ट्राउजर सेल किया, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप आज एक ही प्लेटफॉर्म है आपके पास, आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेजोन, मीशो, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट एंड एक्सवाईजेड। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप हर किसी पे अलग अलग सेल्स अपनी करते हैं। तो इन दैट केस ये बोला गया है कि अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं तो इन दैट केस हु विल डिडक्ट द टीडीएस। तो यहाँ पे कहता है इन सच केसेस ईच ट्रांजैक्शन नीड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली एंड एग्जामिन्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। यहाँ पे कहते हैं कि आप अपनी सेल को जिस भी प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे, अपने प्रोडक्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी लायबिलिटी होगी, टीडीएस की, टीसीएस की, एक्सवाईजेड लायबिलिटी, वो वही ई कॉमर्स ऑपरेटर ही उसको ट्रीट करेगा, वही उस पर टीसीएस काटेगा। तो अगर आपने 10 आपके प्रोडक्ट थे, आपने 3 प्रोडक्ट आपने अमेजोन पे बेचे, 3 प्रोडक्ट आपने फ्लिपकार्ट पे बेचे, 3 प्रोडक्ट आपने मीशो पे बेचे और एक प्रोडक्ट आपके पास आज पड़ा हुआ है, तो वो 3 प्रोडक्ट जो आपने तीनों बेचे, वो तीनों के ऊपर लायबिलिटी है कि तीनों अपने अपने सेल्स के ऊपर टीसीएस काट के आपका टीसीएस जमा कराएंगे। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या था, दे आर सेलर्स who are selling exempted or zero tax goods like books through ECOs will marketplace be required to collect TCS on such supplies। यहाँ पे कहता है as per section 52(1) of the CGST Act, TCS is to be collected on the net value of taxable supplies made through ECO when the supply itself is not taxable, the question of TCS does not arise। तो ये कहता है कि the net value of taxable supplies, अगर तो आपकी taxable supply है फिर तो आप उसमें डिडक्ट करेंगे टीसीएस, अगर आपकी सप्लाई टैक्सेबल ही नहीं है तो आप उसमें टीसीएस भी नहीं डिडक्ट कर सकते। तो इन दैट केस क्या होगा, जो भी पर्सन ईसीओ पे अपना एग्जेम्प्टेड गुड सेल करता है, इन दैट केस उस गुड्स के ऊपर कोई भी टीसीएस डिडक्ट नहीं होता, उस पर टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। वो आपको सिंपली स्टेटमेंट फाइल करेंगे लेकिन उस पर आपका टीसीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। टीसीएस क्यों नहीं डिडक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी सप्लाई ही टैक्सेबल नहीं है। ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है, आज की कह लो या इस सीरीज की आखिरी स्लाइड है, जिसमें हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। जीएसटी रिक्वायर्स अ डीलर टू मेंटेन अ कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर फॉर इनवॉइसेस। इफ वी आर सप्लाइंग फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस डू वी नीड टू सेंट्रली मेंटेन द इनवॉइस नंबर सीरियली। तो यहाँ पे क्या कहता है, सेक्शन 46 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो कहता है कि इनवॉइसिंग कैसी होगी। ये कहता है कि may have a consecutive serial number not exceeding 16 character in one or multiple series। यहाँ पे फोकस करना, वन और मल्टीपल सीरीज, आप मल्टीपल सीरीज भी बना सकते हैं। अगर सपोज आप दिल्ली में हैं और आपकी दिल्ली में 4 लोकेशंस हैं मल्टीपल, और आप चारों लोकेशन से अपनी सेल को कर रहे हैं, तो आप चारों को आप सिंक में कैसे रखेंगे। सपोज यहाँ पे एक नंबर सेल हो गई, तो आपको जो दूसरी सेल करनी है आपको नहीं पता कि कौन से मेरे स्टोर से सेल हुई है, या तो आप तीनों चारों को लिंक करके रखेंगे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया बिलिंग के लिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको हर स्टोर से अलग अलग बिलिंग करनी है, तो इन दैट केस आप वन की सीरीज अलग बनाएंगे, दूसरे की अलग बनाएंगे, तीसरे की अलग, चौथे की अलग। Therefore, supplier can have multiple series for the same year so long as the same series is not used across financial years। आप सेम सीरीज को दोबारा यूज नहीं कर सकते। Therefore, you may have a different invoice series for each location having consecutive serial number running across that series। तो ये था, ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, दे आर सेलर्स हु आर सेलिंग एग्जेम्प्टेड और जीरो टैक्स। ये आई थिंक ये पहले क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो ये था हमारी जीएसटी एजुकेशनल सीरीज ऑन ई कॉमर्स, जिसका हमने ब्रीफ लिया। हालांकि इसमें और बहुत कुछ आ सकता है, तो उसको जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आती हैं, जैसे हमारे पास और कंटेंट आता है, तो वी विल पब्लिश एंड वी विल मेक वीडियोस ऑन दैट। बट अभी तक की जितनी ई कॉमर्स सीरीज है, आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपकी अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं एंड वी विल रिप्लाई। और अगर कमेंट में आपको नहीं लगता है कि आपकी रिप्लाई आता है, तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर और मेल अस योर क्वेरी। सो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक नई सीरीज़ को लेंगे और हम फिर उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।